हेलो एवरीवन, मैं हूं विनोद और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड यानी जैक बोर्ड के 11th के अकाउंट्स के टर्म 2 का क्वेश्चन और उसका आंसर। यानी जो आपका 16 तारीख से एग्ज़ाम हो रहा है उसमें से 11th के टर्म 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज हम लोग देखते हैं झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची झारखंड का मॉडल सेट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग सेकेंड टर्मिनल यानी टर्म 2 का एग्ज़ाम। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, सेट 1 है, 11th क्लास दिया हुआ है। यहाँ पे सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है, टोटल 40 मार्क्स का पढ़ना है। समय आपको 1.5 घंटा दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब प्रोग्राम निकाला हुआ है उसमें 1 घंटा 15 मिनट ही है। तो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो थोड़ा सावधानी पूर्वक क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ 1.5 घंटा लिख रहा है। लेकिन जो आपका प्रोग्राम निकाले हुए है वो एडमिट कार्ड में या पेपर में, वो आपका 1 घंटा 15 मिनट का ही है। तो प्लीज़ आप जाने से पहले एक बार आप ज़रूर क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जैक बोर्ड के 11th कॉमर्स का टर्म 2 के सब्जेक्ट अकाउंट का क्वेश्चन और उसका आंसर। चलते हैं मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन और आंसर को जानते हैं, समझते हैं और उसका हम लोग पूरा एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर वन वर्ड एज फार एज पार्टिसिपेबल, यानी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, यानी अपने भाषा में उत्तर देना है। टोटल है क्या, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 19 यानी 19 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। उसमें दिया हुआ है यानी कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 1, देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर एनी 5, यानी आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 7 जो है वो आपको 1 to 7 में किसी 5 क्वेश्चन का आंसर करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 2 मार्क्स है। यानी 5 क्वेश्चन आप बनाइएगा तो 10 मार्क्स मिल जाएगा आपको वहाँ पे। नेक्स्ट में दे रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 to 14 यानी क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक दिया हुआ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर एनी 5 ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैक्सिमम 50 वर्ड्स, इस क्वेश्चन कैरियर 3 मार्क्स। यानी आपको यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 8 से 14 यानी यहाँ पर भी आपको 7 क्वेश्चन बनता है। 7 क्वेश्चन में किन्हीं 5 प्रश्नों के ही उत्तर देना है, और एक प्रश्न का जो आंसर है वो 50 वर्ड में दे सकते हैं, और एक क्वेश्चन का जो आपका मार्किंग मिलेगा वो 3 मार्क्स का है, 3 नंबर मिलेगा। तो 5 क्वेश्चन का यदि आप आंसर करते हैं तो यहाँ 15 नंबर मिलेगा, यानी 7 में कोई 5 ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है आपका, यानी क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 15 to 19 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एनी 3 ऑफ दिस क्वेश्चन इन मैक्सिमम 100 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। यानी आप 15 से 19 यानी यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन देता है। 5 क्वेश्चन में किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, और एक प्रश्न का जो आपको नंबर मिलेगा वो आपका 5 मार्क्स का है। तो ये रहा सिलेबस। आने ऊपर में जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 बनाएंगे तो 10 नंबर वहाँ मिलेगा, और 8 to 14 बनाएंगे तो 15 नंबर वहाँ से मिलेगा। तो आपका 10, 15 और फिर 15 मिलेगा, 15 से क्वेश्चन नंबर 19 तक बनाने का, तो आपका ये टोटल 40 मार्क्स हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो आपका यहाँ दिया हुआ है क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन, यानी डिप्रिसिएशन का मीनिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं डिप्रिसिएशन का मीनिंग में, डिप्रिसिएशन मीन्स ए ग्रेजुअल वैल्यूएशन रिडक्शन या लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी किसी अस्थायी संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से
होने वाले क्रमिक अस्थायी कमी को ह्रास करते हैं। क्रमिक मतलब क्या, क्रम से ह्रास होना, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखते हैं, कहता है राइट टू मेरिट्स ऑफ डिमिनिशिंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर आपको जो इंटर का सिलेबस में डेप्रिसिएशन का बहुत सारा मेथड, उसमें 2 मेथड पढ़ना है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का कोई 2 ही मेरिट लिखना है, 2 मेरिट्स। तो उसका बहुत सारा मेरिट है, तो 2 मेरिट्स में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे पहला है क्या, कहता है इन दिस मेथड द टोटल बर्डन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज रिस्पेक्ट ऑफ डिप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स पुट टुगेदर रिमेन्स ऑलमोस्ट इक्वल ईयर आफ्टर ईयर। यानी प्रत्येक साल में उस वस्तु के मूल्यांकन के आधार पर। कहता है इस विधि के अंतर्गत ह्रास तथा मरम्मत का लाभ हानि खाते पर प्रतिवर्ष समान भार पड़ता है, चूँकि घटते हुए मूल्य पर निकालते हुए समान भार पड़ता है। दूसरा, दिस मेथड इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इनकम टैक्स पर्पस, यानी आयकर विधान के, आयकर जो अधिनियम होता है उसके अंतर्गत इस पद्धति को मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिजर्व। रिजर्व से यानी संचय से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग देखते हैं, रिजर्व मीन्स द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड अदर सरप्लस। यानी संचय का आशय संस्था के लाभ में से भविष्य की ज्ञात या अज्ञात हानियों के लिए किया गया आयोजन है। यानी हम लोग भविष्य के लिए सुरक्षित रिजर्व कर के रूप में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग यहाँ पे। कहता है व्हाट आर द फिनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वित्तीय विवरण क्या है। तो 4 में हम लोग देख सकते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट रेफर टू सच स्टेटमेंट्स विच रिपोर्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यानी वित्तीय विवरण वह विवरण है जिसके द्वारा किसी व्यवसाय के लाभदायकता और वित्तीय स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ देख सकते हैं, दिया हुआ है, कहता है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का 2 एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का बहुत सारा एग्जाम्पल है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, आयकर, और दूसरा पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स, यानी पर्सनल जो व्यक्तिगत संपत्ति कर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कहता है व्हाट इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम, यानी अपूर्ण लेखा जो विधि है वो क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देखें अकाउंटिंग टू विच आर नॉट प्रिपेयर्ड डबल एंट्री सिस्टम एग्जाम एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। यानी कहता है कि ऐसी लेखा प्रणाली जो दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित नहीं होता है अपूर्ण लेखा प्रणाली कहा जाता है। यानी जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम की तरह इसका पोस्टिंग नहीं होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7। तो 7 में यहाँ देख रहे हैं, कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉफ्टवेयर। तो हम लोग देखते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कहता है ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम फीड इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यानी सॉफ्टवेयर उन प्रोग्राम को कहते हैं जिन्हें हार्डवेयर पर चला सकते हैं, हार्डवेयर पर वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होता है वो, ठीक है। ये 7 क्वेश्चन में कोई 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अब चलते हम लोग आगे, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको डिप्रिसिएशन निकालना है। यहाँ पे देख रहे हैं, कहता है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एनुअल डिप्रिसिएशन एंड द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। तो 2 चीज़ है डिप्रिसिएशन आपको यहाँ पे, कि 1 साल का एनुअल मतलब होता है 1 साल, तो एनुअल डिप्रिसिएशन कितना होगा और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना होगा, ठीक है। तो कितना, तो हम लोग चलते हैं इसका वर्क करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का एनुअल डिप्रिसिएशन इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस माइनस सेल ऑफ स्क्रैप, और बटे होता है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, यानी उसका जीवन काल जितना होता है वो। तो कॉस्ट यानी एसेट्स का
लागत कितना है, तो दिया हुआ है एसेट्स का जो लागत है मशीनरी का वो दिया है 1,75,000 और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है 25,000 माइनस आपका दिया हुआ सेल स्क्रैप, यानी जब वो 5 साल के बाद स्क्रैप करेगा तो उसको बेचने के बाद हमको 10,000 मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं इस तरह से इसको प्लस करते हैं तो 2 लाख माइनस करते हैं 10,000 तो आपका आता है, सॉल्व करते हैं हम लोग, ये आपका है और ये इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1,90,000 अपॉन 5 यानी ये 38,000 आपका आ गया डेप्रीसिएशन, L1 डेप्रीसिएशन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे यानी रेट ऑफ डेप्रीसिएशन देखने के लिए। तो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इक्वल टू होता है आपका, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इक्वल टू होता है एनुअल डेप्रीसिएशन इंटू 100 बटे ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट दैट मीन्स परचेज प्राइस। तो आपका एनुअल डेप्रीसिएशन अभी आप देखिए 38,000 आया इंटू 100 और इसका जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 2 लाख है। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किए तो 19% आया। यानी इस क्वेश्चन का जो एनुअल डेप्रीसिएशन है वो 38,000 है, 38,000 है और जो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है वो 19% है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है स्टेट द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डेप्रीसिएशन, यानी जो डेप्रीसिएशन के मूल तत्व क्या क्या है। तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डेप्रीसिएशन आपका यहाँ पे इंग्लिश में अलग अलग दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में आप उसका देख सकते हैं आंसर, उसका स्क्रीनशॉट आप कृपया ले लें। 3 पूछा है, ये हिंदी में है। ठीक है, ये हिंदी में वही चीज़ है हिंदी में और यहाँ पे आपका इंग्लिश में है। तो हिंदी वाले हिंदी से देख लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश से देख लेंगे। तो ये पहला है, ये आपका दूसरा है इंग्लिश में। ठीक है, और ये दूसरा है आपका हिंदी में। तो आप हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं। अब चलते हैं, 3 पूछा था 3, तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में पढ़ सकते हैं आप। तो ये 3 में देखिए यहाँ पे आप इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं और हिंदी में आपका यहाँ से दिया हुआ है। तो ये आपका हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 चलते हैं। तो 10 क्वेश्चन नंबर में आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रहा है स्टेट द 3 इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व, यानी संचय के किन्हीं 3 महत्व को बताइए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है पहला। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, आप स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे। यहाँ पे दूसरा है और यहाँ पे तीसरा है। तो ये इंग्लिश से था, 3 था यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं आगे, ये हिंदी में है संचय का 3 महत्व। जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। पहला है, दूसरा है और यहाँ पे तीसरा है। तो ये 3 हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूछ रहा है क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी यहाँ पे 2 चीज़ निकालना है। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा अच्छे से निकालना है, आपका कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये 2 चीज़ निकालना है। तो मेरे पास दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक 10,000, सेल्स दिया हुआ है 40,000 और आपका कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है 2,500 और आपका दिया हुआ सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 3,000, आपका ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 15,000 और आपका परचेज दिया हुआ है 10,000, परचेज रिटर्न दिया हुआ आपका 2,000 और वेजेस दिया हुआ आपका 12,500। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए इस आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 11 में कहता है नेट सेल्स। तो नेट सेल्स इक्वल टू होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो टोटल सेल्स मेरा दिया हुआ था 40,000 और आपका यहाँ पे दिया हुआ था 3,000 सेल्स रिटर्न।
तो यदि हम लोग टोटल सेल्स में सेल्स रिटर्न माइनस कर दें तो नेट सेल्स आ जाएगा मेरा 37,000। और चूंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो नेट सेल्स मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेट सेल्स मेरा आया 37,000 और आपका ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 15,000। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है मेरा 22,000, यानी मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया कितना 22,000। ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आगे आगे हम लोग देखते हैं, एक चीज़ और पूछा था। पूछा था क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर कितना होगा। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर हम लोग देख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर हम लोग नेट परचेज निकाल लेते हैं। नेट परचेज इक्वल टू होता है टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो जो टोटल परचेज है वो 10,000 है और परचेज रिटर्न 2,000 है। तो 10,000 में 2,000 हम लोग लेस करेंगे तो आपका आएगा 8,000। तो यहाँ पर आपका 8,000 आ गया। अब हम इसको फार्मूला पर पुटअप कर देते हैं। ठीक है, फार्मूला पर पुटअप कर देते हैं तो देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक 10,000 दिया हुआ है, नेट परचेज मेरा 8,000 आया था और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरा दो चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ है तो आप देख सकते हैं दो चीज़ में क्या क्या है। सो दो चीज़ में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक आपका वेजेस दिया हुआ है और कैरेज इनवर्ड, ये दो चीज़ है। ठीक है, ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, वही चीज़ यहाँ पे हम लोग बैठा दिए 2,500 और 12,500, यानी ये आपका हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चूँकि हमको क्लोजिंग स्टॉक को ज्ञात करना है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल चुका है, हमको क्लोजिंग स्टॉक को निकालना है। तो देखिए ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया था मेरा, जो ऊपर में सॉल्व किए थे 22,000। इसको जब सॉल्व किए, ये तीनों को जब सॉल्व किए तो आया 33,000 और क्लोजिंग स्टॉक को ज्यों का त्यों रहने दिए। अब है क्या, इसको सॉल्व किए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो ये 33,000 को इधर ये प्लस इधर माइनस हो गया और ये माइनस ज्यों का त्यों बचा। जब हम लोग ये सॉल्व किए तो ये माइनस से 11,000 आया और ये माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो माइनस माइनस क्रॉस हो गया, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू आया मेरा 11,000, यानी आपका एक 11,000 मेरा आ गया क्लोजिंग स्टॉक। तो हमको दो चीज़ निकालना था, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे निकल गया 11,000। ठीक है, और हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो पूछा था, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका 22,000 आपका पहले ही आ चुका है। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है क्या, आइडेंटिफाई विद, क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग रिसिप्ट आर कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी जो आपको ये दिया गया है उसमें से कौन कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट है, कौन कौन सा कैपिटल रिसिप्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल ऑफ गुड्स, तो गुड्स मेरा होता है रेवेन्यू। कहता है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर, तो एडिशनल कैपिटल, तो ये मेरा होता है कैपिटल रिसिप्ट। कहता है रेंट रिसिप्ट फ्रॉम बिल्डिंग सबलेट, तो देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन आगे जाके कर दिए हैं। सबलेट ये भी रेवेन्यू में जाएगा। कहता है कि रेंट रिसिप्ट फ्रॉम बिल्डिंग सबलेट, ये भी रेवेन्यू। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये आपका जो कैपिटल है। कहता है अमाउंट रिसिप्ट फ्रॉम सेलिंग न्यूज़पेपर, तो ये आपका रेवेन्यू है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिटेल से हम नीचे बना दिए, इसको हम लोग देख सकते हैं। देखिए सेल ऑफ गुड्स 80,000 जो था वो आपका रेवेन्यू है। एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किया था वो आपका कैपिटल रिसिप्ट है। रेंट रिसिप्ट फ्रॉम फ्रॉम बिल्डिंग सबलेट, तो ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका रेवेन्यू है। और चौथा में था आपका सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये आपका कैपिटल रिसिप्ट है। पांचवा था अमाउंट रिसिप्ट फ्रॉम सेलिंग ऑफ न्यूज़पेपर बॉक्सेस बोतल etc, तो ये आपका रेवेन्यू है। यानी रेवेन्यू के अंतर्गत 1, 3, 5 है और कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत 2 और 4 है। ठीक है, चलते हम लोग आगे।
क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में दे रहा है मोहन हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम टेल्स you that his capital on 31st March 2019 is 1,75,000 and his capital on 1st April 2018 was 1,90,000. He further informed you that during the year he withdrew for his personal purpose and withdrawings कर रहा है 70,000. He sold his investment of 20,000 at 5% premium and brought the money into the business. You are required to prepare a statement of profit या लॉस. आपको दो चीज़ देना है, यानी कहना है कि मोहन एक व्यक्ति है जो सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम को अडॉप्ट करता है और ये बता रहा है कि 31 मार्च 2019 और एवं 1 अप्रैल 2018 को उनकी पूंजी यानी क्लोजिंग कैपिटल जो है 1,75,000 है और ओपनिंग कैपिटल 1,90,000 है. कहता है वर्ष के दौरान वह 70,000 का आहरण करता है और 20,000 को बेच देता है और उस बेचने के बाद उसको क्या करता है, व्यवसाय में लगा देता है. तो आपको लिखाना है लाभ हानि विवरण तैयार कीजिए. तो यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे. तो देखिए ये फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल, ऐड करते हैं ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर और लेस कर देते हैं हम लोग कैपिटल इंट्रोड्यूस. ठीक है, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस बोला था कितना प्रीमियम सहित कर रहा है तो 20,000 और उसका 5% तो 21,000 और इसको आया कितना 2,24,000. इसमें हम लोग लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल. ठीक है, और जब ये प्रॉफिट आया मेरा कितना 34,000 तो इसका जो प्रॉफिट होगा वो 34,000 होगा. ठीक है, अब चलते हम लोग आगे. कहता है व्हाट इज मीन बाय ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, यानी ग्रुप बी का लास्ट क्वेश्चन. कहता है ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस पूछ रहा है आपको. तो देख लीजिए यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, चूँकि आप बुक से भी पढ़ सकते हैं और जो आपको अच्छा लगे, चूँकि लिखना तो आपको अपने शब्दों में ही है तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं. ये इसका चार्ट दिया हुआ है. ठीक है, प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, फिर उसके नीचे आता है रिफाइनमेंट ऑफ डाटाबेस, फिर आता है नीड फॉर रिफाइन, उसके बाद आता है नंबर, उसके बाद होता है फाइनल डिज़ाइन ऑफ डाटाबेस रेडी. चलिए आगे चलते हैं. लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो आपका 5 मार्क्स का है, 3 क्वेश्चन जो बनाना है. तो यहाँ पर आपको दे रहा है ये फर्म परचेज ऑन 1 जनवरी 2016 मशीनरी फॉर 13,000 एंड स्पेंड 2,000 on its repairs. On 1st July 2017 another machinery costing 40,000 was purchased. On 1st April 2018 the machinery bought on 1st January 2016 was sold for 5,000. ठीक है, and one the same date of new machine is purchased for ₹30,000. Depreciation is provided annually on 31st December at the rate of 10% per annum on the retained down value मेथड. सो द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years. यानी कहने मतलब है कि यहाँ पर 3 मशीन खरीद रहा है, तीनों अलग अलग डेट में. ठीक है, पहला मशीन जो आपका खरीद रहा है वो 1 जनवरी 2016 को. दूसरा जो इस पर क्या कर रहा है 13,000 में खरीदा, 2,000 व्यय किया. और दूसरा मशीन खरीद रहा है 1 जुलाई 2017 को. और जो तीसरा मशीन है वो कह रहा है कि 1 जनवरी उसको जो खरीद रहा है वो आपका जब पहला मशीन बेचता है उस समय 1 अप्रैल 2018 को. तो हम लोग तीनों मशीनरी का क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन अलग अलग निकाल लेंगे. तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे ग्रुप सी में. कहता है वर्किंग नोट्स में कैलकुलेशन नोट वेरिएशन बाय रिटेन डॉल वैल्यू मेथड, इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. तो पहला मशीनरी है, तो मशीनरी का आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2016 को इसका वैल्यू था 13,000 यानी 13,000 प्लस 2,000 तो 15,000 हुआ. तो 15,000 का हम लोग यहाँ पे क्या किए, डिप्रिसिएशन निकाल दिए. तो 1,500 घटा दिए तो बचा कितना 1,500. तो हम लोग ये 13,500 बचा. अब दूसरा साल जो हम लोग डिप्रिसिएशन लगाएंगे ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से बनाना है, तो इस मूल्य पर निकालेंगे हम लोग 10%.
तो देखिए डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक, तो 10% निकाले तो ये 1350 आया। जब 13,500 में 1350 घटाएं तो 12,150 आपका बचा यहाँ पे। तब हम लोग इसका निकालेंगे क्या, हम लोग बेच रहे हैं कब, 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल तक हम लोग निकालेंगे, यानी 1 जनवरी से 31 मार्च तक हम लोग निकालेंगे इसका डिप्रिसिएशन, यानी 3 महीने का। जब 3 महीने का डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो ये 303 रुपया 70 पैसा, यानी अप्रोक्स करेंगे तो 304 रुपया आएगा। और जब 12,150 में घटा देंगे तो बचेगा ये 11,846। 11,846 में क्या कर रहे हैं, इसको बेच दे रहे हैं हम 5,000 में, यानी जो वस्तु 11,846 रुपये का है उसको हम बेच रहे हैं 5,000 में, तो 5,000 में बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे नुकसान हो रहा है, तो लॉस ऑन सेल निकल गया आपका 6,846 रुपये। ठीक है, तो ये आपका निकल गया 6,846। अब दूसरा मशीनरी का हम लोग निकालते हैं, तो दूसरा मशीनरी देख सकते हैं आप यहाँ पे परचेज कर रहा है 1 जुलाई 2017 को, और हमको दिसंबर में डिप्रिसिएशन देना है, तो देख रहे हैं यहाँ 6 महीने के लिए दिए हैं, तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन 2,000 हुआ, तो बचा 38,000। अब 17 में, तो 18 में इसका डिप्रिसिएशन चाहिए, तो 38,000 का 10% निकालेंगे तो 3,800 बचेगा। तो हमको यहीं तक हमको बनाना है डिप्रिसिएशन अकाउंट, तो इसका डिप्रिसिएशन और इसका जो वैल्यू है वो बच गया आपका 34,200, यानी 34,200। चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा मशीनरी जो है वो आप देख सकते हैं, इसका खरीद रहा है 1 अप्रैल 2018 को। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक हम लोग डिप्रिसिएशन देंगे। तो यदि हम लोग डिप्रिसिएशन दे देते तो 9/12 लिखे, 9 महीने का इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 2,250। ठीक है, और जब 2,250 माइनस कर देंगे यहाँ पे 2,002 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 27,500। अब हम लोग चलते हैं इसका डिप्रिसिएशन का खाता खोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परफॉर्मा बनाएंगे। आपको पता है मशीनरी अकाउंट, डेट पार्टिकुलर जर्नल फॉर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जर्नल फॉर अमाउंट। तो आप जो पहला मशीनरी खरीदे थे तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला मशीनरी कर दें 1 जनवरी 2016 को, ये 15,000 है, ये इसका डिप्रिसिएशन है। ठीक है, तो ये आपका 13,500 बचा। चलते हैं आगे हम लोग। तो यहाँ पे सीडी किए थे 13,500, यहाँ पे वही बैलेंस हम लोग क्या किए, ये बीडी कर लिए। फिर 1 जुलाई 2017 को खरीद रहे नया मशीन, तो वो 40,000 का नया मशीन खरीद लिए। ये लिखा हुआ AM2 दूसरा मशीन जो खरीद रहे हैं। तो इसका जो डिप्रिसिएशन होगा M1 का डिप्रिसिएशन, हम लोग वहाँ पे पीछे जाइएगा, स्क्रीन शॉट लिए होंगे तो देख सकते हैं 13,150 डिप्रिसिएशन निकला था, और इस 40,000 का 2,000 डिप्रिसिएशन, तो टोटल जो 2017 में है वो टोटल डिप्रिसिएशन चला जाएगा 3,350। तो जो बैलेंस बचेगा, तो मेरा पहला एसेट्स है जो है वो 13,500 में अगर 1,350 घटा देंगे तो 12,150 बचेगा। 40,000 में 2,000 घटा देंगे तो आपका ये 38,000 बचेगा। ये दोनों बाहर चला गया प्लस हो गए तो 50,150 हो गया। अब ये बैलेंस सीडी किए हैं, अब हम लोग यहाँ पे बैलेंस क्या करेंगे, बीडी करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ये टू बैलेंस बीडी किए हैं, टू बैलेंस बीडी है, तो जो सीडी किए वही बीडी किए। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2018 को बेच रहे हैं, तो बेच रहे थे 5,000 में, और मेरा वो डिप्रिसिएशन निकला था वहाँ पे 304 रुपया, है ना। और जब हम लोग बेचे थे तो लॉस हुआ था 6,846 रुपया। तो लॉस आपका जाता है क्रेडिट साइड, प्रॉफिट रहता है तो डेबिट साइड। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन दे रहे हैं, तो डिप्रिसिएशन दे रहे हैं M2 का, मशीनरी दूसरा का, और ये मशीनरी तीसरा का, और ये तो आपका बेच रहे हैं तो इसका चला गया डिप्रिसिएशन पहला का। ठीक है, तो यहाँ पे किया। और ये जो आपका मशीनरी तीसरा मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं वो 1 अप्रैल 2018 को परचेज़ कर रहे थे। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इधर 50,150 और 30,000, तो इधर हम लोग का कुल आ गया कितना, 80,150। तो उसमें से जब हम लोग इसको एडजस्ट किए तो बैलेंस सीडी बचा, तो बैलेंस सीडी बचा तो ये M2 का बैलेंस है, यानी M2 जो हम लोग 38,000 जो बचा हुआ था, 38,000 में हम लोग 3,800 घटा देंगे तो ये आपका बचेगा 34,200। और ये फिर आपका मशीनरी थर्ड है जो हम लोग खरीदे थे 30,000, और 30,000 में 2,250 डिप्रिसिएशन दे देंगे तो बचेगा 27,250। अब यहाँ पे CD हुआ तो ये मेरा BD होगा, यानी जो टोटल है वो बैलेंस M2 का बचा हुआ है बैलेंस 34,200, और इसका जो बैलेंस है
मशीनरी थर्ड का वो है 27,750। तो इस प्रकार जब हम दोनों बैलेंस दिखाते हैं तो 61,950 है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में यहाँ देख रहे हैं हम लोग, पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व, यानी आयगत संचय और पूंजीगत संचय में अंतर स्पष्ट करें। तो अंतर स्पष्ट करना ये आप हिंदी में दिया हुआ है, इस हिंदी को आप पहले हिंदी में लिखा हुआ है ना, सॉरी। तो चलिए हिंदी वाले इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। निर्माण किस उद्देश्य से किया जाता है और इसका किस उद्देश्य से, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, उपयोग, यानी इसका उपयोग कहाँ होता है, कैपिटल रिजर्व का उपयोग कहाँ होता है, रेवेन्यू रिजर्व का उपयोग कहाँ होता है, और रिटर्न ऑफ इसका कब करते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़िए। और ये इंग्लिश में दिया हुआ आपका, देखिए ना, बेसिक क्रिएशन कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव, और दिया हुआ एप्लीकेशन एंड यूज़। तो इसको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये इसका दिया हुआ आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। कहता फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ें। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है डेटर्स, बैलेंस शीट का चीज़ है, कैपिटल बैलेंस शीट का चीज़ है, बैड डेट्स पीएल का चीज़ है, सेल्स ट्रेडिंग का चीज़ है, बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट का चीज़ है, प्रॉफिट एंड लॉस ये भी बैलेंस शीट में चला जाएगा, चूँकि ये प्रॉफिट निकाल के दिया है प्रीवियस ईयर का, पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर। सैलरीज एंड वेजेज है तो पीएल में जाएगा, रेट्स एंड टैक्सेस है पीएल में जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट का चीज़ है, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस का चीज़ है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पीएल का चीज़ है, जनरल एक्सपेंसेस पीएल का चीज़ है, कैरेज आउटवर्ड ये भी पीएल का चीज़ है, अदर एसेट्स तो ये बैलेंस शीट का चीज़ है, ड्राइंग्स ये कैपिटल में जाके माइनस होगा, ओपनिंग स्टॉक तो ये ट्रेडिंग का डेबिट साइड का चीज़ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर वर्क इन प्रोग्रेस। चलिए इसको हम लोग देखते हैं आगे। और एडजस्ट तलपट के बाहर यानी ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक, तो ये क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पोस्टिंग होगा, आपको पता है। तो ट्रेडिंग में देखते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग जो लागत होता है उसको हम लोग ट्रेडिंग में दिखाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेल्स दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरह जो अंतर आया वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, तो ग्रॉस प्रॉफिट आया 4,30,020, इसको ट्रांसफ़र कर दिया हम लोग पीएल में। तो ये देख रहे हैं 4,13,020। अभी इधर है सैलरीज एंड वेजेज, तो रेट्स एंड टैक्स ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इंश्योरेंस 800, बैड डेट 4,100, जनरल एक्सपेंसेस और कैरेज आउटवर्ड। तो इस तरह से जब यहाँ पे अंतर निकालते हैं तो आता है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं कैपिटल में जाके प्लस कर देते हैं। अब चलते हैं हम लोग बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में इधर देखिए कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ और इधर आपका एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का बैंक ओवरड्राफ्ट था, आपको बोले थे कि बैलेंस शीट में जाता है लायबिलिटी साइड में। और उसके बाद देखिए कैपिटल आपका दिया हुआ था 14 लाख, उसमें हम लोग नेट प्रॉफिट जो ड्यूरिंग द ईयर निकला 100, यानी यहाँ पे देख सकते हैं ये, ठीक है, ये 2,16,560 इसको प्लस किए, और ये नेट प्रॉफिट था प्रीवियस ईयर का, इसको प्लस कर दिए, तो आपका आया 17,38,840। अब इसको हम लोग ड्राइंग्स माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 70,28,840, ये इसके साथ गया। इसको हम लोग देखिए इधर डेटा आया है, बिल रिसीवेबल क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट अदर एसेट्स, और इस प्रकार देखते हैं हम लोग दोनों साइड बैलेंस शीट इक्वल होता है, जो 70,48,840 है। तो यहाँ पर भी हम लोग का इक्वल हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18। कहता है मोहन कीप्स हिज बुक्स अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम, हिज एसेट्स एंड लायबिलिटीज वेयर एज अंडर। तो इसका दिया हुआ है पार्टिकुलर लिख के दिया हुआ प्लांट एंड मशीनरी, यानी ओपनिंग दिया हुआ है क्लोजिंग, स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग, डेटर्स ओपनिंग क्लोजिंग, कैश ओपनिंग क्लोजिंग, बेस पेबल ओपनिंग क्लोजिंग। तो ओपनिंग में कुछ नहीं है, सन्डी क्रेडिटर्स। आगे क्या कहता है, ड्यूरिंग 2018-19 ही इंट्रोड्यूस्ड 10,000 एट एडिशनल कैपिटल, यानी 2018-19 में ये अतिरिक्त पूंजी को लगा रहा है। ही इज विथड्रू 500 एवरी मंथ फॉर हीज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, यानी आपको प्रॉफिट निकालने के लिए कह रहा है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम लोग ओपनिंग बनाएंगे और क्लोजिंग बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल हमको निकालना है।
क्योंकि जब तक ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल हमको पता नहीं रहेगा तो मेरा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर नहीं निकलेगा। तो यहाँ स्टेटमेंट, तो ये ओपनिंग हम लोग बनाए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यहाँ पे बनाए। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यहाँ ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, तो कैश ओपनिंग मेरा है, सन्डी डेटर्स ओपनिंग है, स्टॉक ओपनिंग है, अब प्लांट एंड मशीनरी, और इधर सन्डी क्रेडिटर्स था 15,000। तो देखिए इधर हम लोग प्लस करते हैं, तो हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो 1,34,000 आता है और इधर 15,000 है। तो 1,34,000 में अगर 15,000 माइनस कर देंगे तो मेरा जब माइनस करने के पश्चात आ जाएगा 1,19,000। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है। तो इसका मतलब ये ओपनिंग कैपिटल मेरा आ गया 1,19,000 यानी 1,19,000। चलिए आगे चलते हैं, यानी हम लोग दूसरा बैलेंस शीट बनाते हैं क्लोजिंग कैपिटल के लिए। तो क्लोजिंग कैश दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है। तो इसका अपना वैल्यू जोड़े तो 1,57,900 होता है। इधर दिया हुआ है जो इसका लाइबिलिटीज, वो दिया हुआ क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये टोटल अमाउंट, यानी जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल अमाउंट 1 लाख, एक सेकेंड, देख रहे हैं यहाँ पे 1,57,900 में हम लोग माइनस कर देंगे ये दोनों को, यानी 19,900 को। तो जो अंतर आएगा वो आएगा 1,38,000, सॉरी यानी 1,38,000, यानी ओपनिंग कैपिटल अब आपके आ गया, क्लोजिंग कैपिटल आ गया। जब ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दोनों हमको पता चल गया तो हम लोग अब निकाल सकते हैं प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर अभी हम लोग पढ़े थे, आगे भी पढ़े थे, कैपिटल यानी क्लोजिंग कैपिटल में हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग्स हम लोग प्लस कर देते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल आपका आया था 1,38,000 और हम लोग ड्राइंग्स किए थे तो 5,000 प्रत्येक महीना, तो 12 महीने में 12,50,60,000, तो प्लस कर दिए। तो ये आपका आया कितना 1,98,000। ठीक है, तो यहाँ पे 1,98,000 में हम लोग बोले थे कि कैपिटल इंट्रोड्यूस जो करते हैं वो हम लोग माइनस कर देते हैं। तो ये ब्रैकेट में लिखना था, नहीं लिखे, तो माइनस करेंगे तो आएगा 1,88,000 और हम लोग क्या करते हैं उसमें ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल था मेरा 1,19,000, तो जब माइनस करते हैं तो इसका मतलब जो अंतर है वो आता है 69,000, यानी यही मेरा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर का है। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, यानी जो कंप्यूटर का है अकाउंटिंग में, लेखांकन में क्या भूमिका है, क्या महत्व एक तरह से कह सकते हैं। तो ये आपका इंग्लिश से दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे। आपको पॉइंट आउट करके दिया हुआ देख रहे हैं यहाँ पे, फॉलोइंग आर द सम ऑफ दिस, यानी ये जनरल लेजर बनाते हैं, डेटर लेजर बनाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, तो अकाउंट रिसीवेबल डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों आता है, क्रेडिटर्स यानी अकाउंट पेबल, तो क्रेडिटर्स में आता है बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स दोनों आता है, और ये स्टॉक लेजर, इन्वेंट्री कंट्रोल और सैलरी लेजर, तो ये सब चीज़ बनता है यहाँ पे। ठीक है, ये वही चीज़ें लिखी तो क्या देख सकते हैं। ये आपका हिंदी में लेखांकन में कंप्यूटर की भूमिका या योगदान, ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आणि यहाँ फिर आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। ये था टर्म 2 का मॉडल सेट 1 अकाउंटिंग यानी 11th कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपको उम्मीद है कि अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। पुनः आपसे मैं विनोद आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मेरे इस चैनल पर आप यदि नए हो तो प्लीज़ लाइक
और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।